हेलो फ्रेंड्स, पीडीडब्ल्यू के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इंडो पैसिफिक रीजन में ताइवान इज सपोज टू बी ए मेजर फ्लैश पॉइंट, क्योंकि चीन की नज़र ताइवान के ऊपर है। वो ये समझ रहे हैं कि भाई वी हैव टू इंटीग्रेट ताइवान विद द मेनलैंड। लेकिन ईरान और ये जो यूक्रेन वार के बाद नाउ China seems to be revisiting its strategy towards Taiwan. दोस्तों, 2022 यानी फरवरी 2022 को रसिया ने यूक्रेन के अगेंस्ट में एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन और स्पेशल ऑपरेशन बेसिकली स्टार्ट किया विद सर्टेन मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स। लेकिन नाउ द वॉर हैज इंटर्ड 5th year. Still, Russia is nowhere close to achieving those objectives. अब ईरान वार देखें, इजराइल एंड यूएस दोनों ने 28 फरवरी को ईरान के अगेंस्ट में अपने ऑफेंसिव स्टार्ट किया। और डे 1 को तो लग रहा था कि भाई जिस तरह से ईरान के जो सारे टॉप लीडरशिप हैं उनको इन लोगों ने साफ कर दिया, चाहे वो मिलिट्री लीडरशिप हो या रिलीजियस हो या पॉलिटिकल लीडरशिप हो, सबों का सफाया हो गया। तो उस समय ऐसा लग रहा था कि भाई ईरान वोंट सर्वाइव दिस पॉलिटिकल और इवन द टोटल डिकैपिटेशन ऑफ द टॉप लीडरशिप। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नाउ फॉर मोर देन ए मंथ ईरान कंटिन्यू टू डिफाई द यूएस अटैक और इनफैक्ट इट टारगेटेड US military bases in the region and the Gulf countries. Or finally, now the two sides have come to the negotiating table. तो इसलिए चाइना को भी लग रहा है कि भाई war, we can start a war, but there is no guarantee that we can win the war or we can achieve our objectives. इसीलिए चाइना फिर से अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको रिविजिट कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि now it is focusing once more on peaceful reunification, क्योंकि इसके कई सिग्नल्स भी लग रहे हैं। अभी 7 से 12 अप्रैल ये जो ताइवान की जो कोमिंतांग पार्टी है उसके चीफ चेंग ली ऊन उनकी विजिट चाइना में हुई है और ये विजिट बड़ा ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऑलमोस्ट इन ए डिकेड there has been no visit from Taiwanese side. 2016 में कोमिंतांग पार्टी के जो चीफ वांग स्यू चून उनकी विजिट हुई थी, लेकिन उसके बाद नहीं। यानी 2016 में ही कोमिंतांग पार्टी की हार हो जाती है और उसके बाद डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी पावर में आती है। और उसके बाद है कि चाइना और ताइवान के रिलेशन में एक डिटोरिएशन हुआ क्योंकि दोनों ही पार्टी में दोनों ही साइड का जो अप्रोच एक दूसरे के प्रति है वो काफ़ी डिफरेंट है। चाइना ये समझ रहा है कि भाई ताइवान इट इज़ अ लेफ्ट ओवर बिजनेस एंड इट मस्ट बी इंटीग्रेटेड विद द मेनलैंड। लेकिन डीपीपी जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है वो ये समझती है कि नहीं, ये जो मेनलैंड कम्युनिस्ट चाइना है और ताइवान they are two different entities, separate entities. Now the communist China must acknowledge the separate existence of the Republic of China, which is Taiwan. और इसीलिए दोनों के बीच का जो रिश्ता 2016 ऑनवर्ड्स काफ़ी डिटोरेट किया है। इनफैक्ट उसके बाद अगर आप देखें कि ताइवान और वाशिंगटन दोनों के बीच के रिश्ते में एक यानी कि एक नई शुरुआत, क्योंकि उस समय तक होता था कि भाई कोई टॉप लीडरशिप की विजिट नहीं होती थी वाशिंगटन से, लेकिन इसके बाद कई हाई लेवल विजिट हुई है। जैसे कि 2020 में यूएस हेल्थ सेक्रेटरी एलेक्स अजहर की विजिट होती है, फिर 2022 में ये जो यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की विजिट होती है और जिसके कारण तो यूएस में यूएस और चाइना के फ्रंट पर तो टेंशन हुआ ही,
इनफैक्ट ये जो स्टेट ताइवान स्टेट में उसमें एक भूचाल से आ गई। चाइना ने अपना एक मिलिट्री ड्रिल, लाइव मिलिट्री ड्रिल स्टार्ट कर दिया जस्ट टू शो इट्स मिलिट्री मसल देयर। यानी ये ताइवान को एक डेटरेंस के तौर पर कि भाई ये इट शुड नॉट मूव फॉरवर्ड इन दैट डायरेक्शन, क्योंकि चाइना को लग रहा है कि भाई ये सारे जो यूएस ऑफिशियल्स की विजिट होती है ये इस बात का इंडिकेशन है कि नाउ ताइवान इज एस्पायरिंग फॉर और इवन मूविंग टुवर्ड्स ग्रेटर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, और फाइनली इसका रिजल्ट होगा कि इट विल डिक्लेयर इंडिपेंडेंस। तो इनका जो ऐसे भी अगर डीपीपी पार्टी का जो एजेंडा देखे तो है ही इंडिपेंडेंस लेनी, लेकिन इसने चाइना के कहने के इसको कंपेल कर दी कि भाई यू शुड लुक टुवर्ड्स ताइवान इन ए डिफरेंट वे। तो उसी समय से लेकिन अब ये जो कुमिंतांग पार्टी के चीफ की जो विजिट होती है वो फिर से इनफैक्ट दोनों के बीच क्रॉस स्टेट जो डायनेमिक्स है उसको रीसेट करने के लिए, क्योंकि दोनों ही के बीच में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और ये जो कुमिंतांग पार्टी है उसकी थिंकिंग बहुत हद तक सेम है। दोनों ही इस बात को एग्री करते हैं, जैसे 1992 एक कंसेंसस है कि देयर इज ओनली वन चाइना। यद्यपि दोनों ही, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी चाइना हो या कुमिंतांग पार्टी, दे इंटरप्रेट दिस सिंगल चाइना, वन चाइना इन डिफरेंट वेज। कम्युनिस्ट पार्टी को लग रहा है कि भाई दिस रेफर्स टू द पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, लेकिन कुमिंतांग पार्टी इसको इंटरप्रेट कर रही है दिस रेफर्स टू रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो इस तरह से मैंने देयर इज सम एम्बिग्विटी लेफ्ट डेलिबरेटली, ताकि दोनों ही अपने को इंटीग्रेट करें टिल द टाइम द टू साइड डिसाइड टू यूनिफाई देमसेल्व्स। तो ये उनका अपना चल रहा है, और इसीलिए आप देखें कि जब चेंग की विजिट होती है तो इनकी मुलाकात चाइना में सारे जो टॉप लीडर्स हैं इंक्लूडिंग चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग उनसे भी होती है। और वहाँ भी ये दोनों, ये मिस चेंग, इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भाई ये जो सीपीएससी और केएमटी दोनों को दे शुड वर्क टुगेदर टू स्ट्रेंथन द क्रॉस स्टेट रिलेशनशिप्स। और वहाँ इन्होंने एक जो चाइना के लिए काफ़ी कहें कि इम्पॉर्टेंट चीज, और हाल के दिनों में एक इट हैज़ बिकम जैसे जापान, तो जापान दैट हैज़ बिकम ए व्हीपिंग बॉल फॉर चाइना। अभी चेंग ने भी इस बात को हाईलाइट किया चाइना में कि भाई जापान इज स्पेशली द इम्पेरियल जापान दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवाइडिंग ताइवान एंड मेनलैंड। और इसीलिए, और ख़ास करके उन्होंने इस बात को भी हाईलाइट किया कि भाई जो पहला चीन जापान युद्ध हुआ था 1894-95 में, तो उसी युद्ध के में जापान ने ताइवान को एनेक्स कर लिया था, और इसी के साथ ताइवान और जापान की, ये ताइवान और चीन के बीच ये जो सेपरेशन है उसका जड़ वो वहीं से टूटते हैं। लेकिन इस बात को एक अलग तरीके से भी उनका ये कहना है कि भाई ये जापान को तो आप साइड करते हैं, लेकिन उनके हिसाब से जो कुमिंतांग पार्टी के जो चीफ है वो इस बात को एक जो क्रॉस स्टेट इंगेजमेंट है उसको एक पीस इनिशिएटिव के तौर पर देखते हैं। उनका कहना है कि भाई ताइवान अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर नहीं कर सकता है कि भाई इंक्रीजिंग इट्स मिलिट्री एक्सपेंडिचर, क्योंकि उनको पता है कि भाई जो ताइवान का साइज है और चाइना का है दोनों में एक असिमेट्री है, और इसलिए कभी भी केवल मिलिट्री पावर के थ्रू ताइवान अपने को सिक्योर नहीं कर सकता है। उसके लिए ज़रूरी है कि ताइवान अपना इंगेजमेंट जो मेनलैंड चाइना है उसके साथ बढ़ाए, और इस इंगेजमेंट के थ्रू दोनों के रिलेशन में जितनी सुधार होगी उससे ताइवान की सिक्योरिटी बढ़ेगी। बाकी ये जो यूएस का जो एश्योरेंस है या अदर कंट्रीज़ का उसको तवज्जो नहीं देते हैं।
और मोरलेस आप देखें तो चाइना का भी अप्रोच ही है। अगर 2024 के जो इलेक्शन हुए उसमें भी जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने जो ताइवानीज जो वोटर्स उसको ये मेजर अपील यही किया था कि भाई यू हैव टू चूज बिटवीन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी एंड डिस्ट्रक्शन एंड डिक्लाइन। वो इस ग्राउंड पर कि भाई ये जो इंडिपेंडेंस लवर्स हैं और इंडिपेंडेंस चाहने वाली जो पार्टी है डीपीपी, इसको अगर आप सपोर्ट करते हो तो दे विल हैव टू यू नो एम्ब्रेस ए डिजास्टर। और इसीलिए ये दोनों ही पार्टी के बीच का एक फासला वो हमेशा हाईलाइट करते रहते हैं। और यही रीज़न है कि अगर आप देखें कि चीन और ताइवान इसके बीच में एक पहले भी इस तरह की इनिशिएटिव शुरू हुई थी, यानी 2016 के पहले जब कुओमिंतांग पार्टी की थी, तो उस समय भी दोनों ही के रिलेशन को बढ़ाने के लिए मैंने काफ़ी मेजर किए। और वही सेम अगर आप देखें तो इस बार भी जब कुओमिंतांग पार्टी की जो चीफ हैं उनकी विजिट होती है, तो उस समय जो ताइवान अफेयर्स ऑफिस है चीन का, जो ये क्रॉस स्टेट रिलेशनशिप को मैनेज करते हैं, तो उन्होंने भी उनके उस ऑफिस के थ्रू काफ़ी माने कई मेजर्स सजेस्ट किए गए कि नाउ वी शुड रिन्यू एंगेजमेंट बिटवीन द टू साइड्स। और उसी कंटेक्स्ट में उनका कहना है कि भाई ये जो यानी वी शुड स्टार्ट द फ्लाइट रिज्यूमशन ऑफ फ्लाइट बिटवीन द टू कंट्रीज। साथ ही ये जो संघाई के रेसिडेंट हैं या फुजियान प्रोविंस के जो लोग हैं उनको ताइवान विजिट करने के लिए परमिशन दिया जाए। टूरिज़्म पर एक्स्ट्रा फोकस देने की बात कही गई है ताकि लोगों का आप माने पीपल टू पीपल जो कनेक्शन है उसको माने हम स्ट्रेंथन करें। वो ये भी चाहते हैं, जैसे चाइना चाहती है कि भाई ये जो फुजियान प्रोविंस है दैट इज़ क्लोज टू ताइवान, तो ये दोनों के बीच में माने ताइवान का जो एरिया जो आइलैंड्स ये फुजियान प्रोविंस के क्लोज में है, तो उस दोनों के जो गैस ग्रिड है या पावर एक्सचेंज है या वाटर कनेक्ट सिस्टम है, इस सबको इंटीग्रेट करें। साथ ही ये भी एश्योर करता है ताइवान अफेयर्स ऑफिस कि भाई वी विल हेल्प द रजिस्ट्रेशन ऑफ ताइवानीज इंटरप्राइजेज इन mainland China and would help in opening their offices there। मन इस तरह से ताइवान अफेयर ऑफिस की तरफ से बहुत सारे सुझाव दिए गए कुओमिंतांग पार्टी के चीफ को कि भाई वी शुड मूव इन दैट डायरेक्शन बाय एडप्टिंग और बाय इम्प्लीमेंटिंग ऑल दीज मेजर्स वी कैन स्ट्रेंथन द बॉन्ड बिटवीन द टू साइड्स। लेकिन ताइवान की जो रूलिंग पार्टी है डीपीपी, उसने इसको सिरे से खारिज कर दिया। वो कर रहे हैं कि भाई नहीं, ये एक सोची समझी चाल है चाइना की, क्योंकि चाइना ये चाह रहा है कि भाई इसके माध्यम से एक बार हम जब पीपल टू पीपल कंटैक्ट डेवलप करेंगे तो इसके माध्यम से हाँ वहाँ के जो ताइवान की जो पब्लिक ओपिनियन है उसको मोल्ड कर पाएंगे टुवर्ड्स यूनिफिकेशन। और दूसरी बात कि एक वर्ल्ड के सामने एक इम्प्रेशन क्रिएट कर पाएंगे कि भाई नाउ देर इज ग्रेटर पब्लिक सपोर्ट इन फेवर ऑफ पीसफुल यूनिफिकेशन ऑफ द टू चाइनाज। तो इसलिए ये जो डीपीपी है वो उसको अपोज कर रही है कि नहीं, वी शुड नॉट मूव इन दैट एक्ट। उसके बदले में वो क्या कर रही है कि भाई वो भी ये जो ईरान वार हुआ और यूक्रेन वार, दे आर ऑल्सो टेकिंग लेसन्स फ्रॉम दैट। और इसी कंटेक्स्ट में वो ये तो समझ रही है कि भाई चीन और ताइवान दोनों के बीच में एसिमेट्री है, माने ह्यूज डिफरेंसेस और ह्यूज वाइड गैप इन देयर कैपेबिलिटीज, मिलिट्री कैपेबिलिटीज, चाहे वो मिलिट्री पर्सनल का हो या डिफेंस प्लेटफॉर्म्स हो या अदर वेपनरी की बात हो, तो दोनों के बीच में काफ़ी गैप है। अगर आप देखिए कोई सिंपल अगर एक्टिव डिफेंस पर्सनल की बात है तो ताइवान के पास कितने 2.15 लाख, मैंने 2,15,000, लेकिन चीन के पास 20 लाख। अगर आप चीन का बजट देखें तो दैट इज मोर देन 230 बिलियन डॉलर, और इसका अगर ताइवान का तो इट इज़ 16.8 बिलियन।
तो इस तरह से दोनों में तो मैंने कोई कंपेरिजन ही नहीं है इनफैक्ट। तो इसीलिए इस असिमेट्री को ध्यान में रखते हुए अब ये ताइवान का जो फोकस है वो एक कह लें कि डिफेंसिव पोर्कूपाइन स्ट्रेटजी, इसमें कि इस स्ट्रेटजी के तहत ताइवान ये सोच रहा है कि भाई हमें वो कैपेबिलिटीज़ डेवलप करनी चाहिए जिसके कारण थ्रू हम हमारे ऊपर अगर कोई अटैक होता है तो वी कैन रेसिस्ट देम, वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम दैट, वी डोंट हैव टू गो फॉर ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़, हम डिफेंसिव में। इसीलिए उनका जो करें कि एयर डिफेंस सिस्टम को स्ट्रेंथन करना या एंटीशिप मिसाइल्स डेवलप करना, इस सब पर फोकस है। लेकिन अब जिस तरह से ईरान के कंटेक्स्ट में ये जो डेवलपमेंट हुआ है तो इसके बाद उनको भी लग रहा है कि भाई ईरान के पास तो कुछ है ही नहीं, अगर करते हैं कि नेवी है वो कहने के लिए नेवी या एयरफोर्स तो था ही नहीं, इसके पास जो अभी है कि वो ड्रोन और मिसाइल कैपेबिलिटी, और जिसके थ्रू अब देखें कि किस तरह यूएस को इसने ईरान ने तबाह किया, यूएस के सारे जो बेसिस हैं गल्फ कंट्रीज में उसको काफ़ी डैमेज किया, और इवन इसराइल जबकि इसे ईरान से काफ़ी मोर देन 2000 किलोमीटर अवे है, लेकिन वहाँ भी इस बार डिस्पाइट उनकी जो एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम और अदर्स, उसके बावजूद ये ईरानियन मिसाइल्स दे कैन हिट इजरायली टारगेट्स, और मोर देन 23 लोग भी वहाँ का डेथ हो गया। तो इस तरह से जो फोकस अब दो चीज़ों पर शिफ्ट हुई, अब ये भी चाह रहे हैं कि भाई क्वांटिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट, एयर डिफेंस सिस्टम और ये सब को तो हम मजबूत करें ही, लेकिन हमारे पास इतने आर्सेनल होने चाहिए। अगर हमारे पास केवल ये जो एक्सपेंसिव वेपन्स होंगे तो भाई हम उसको कितने टाइम तक यूज करें। तो ये भी अब ईरान की तरह से जो ड्रोन कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना चाह रहे हैं ताइवान, ताकि, और उसमें भी दो वेरिएंट, एक तो होता है कि भाई हमारे पास ऐसे जो यूएवीज हों जिसको हम एक तो ड्रोन को काउंटर करने के लिए, जो भी ड्रोन अगर चाइना से आते हैं उसको काउंटर करना है, दूसरी तरफ की उसके जो शिप हैं या उसके जो मिसाइल्स आ रहे हैं उसको काउंटर करने के लिए। तो ये जो लो कॉस्ट करेंगे वेपनरी उसको डेवलप करने पर फोकस इसी के था। दूसरी बात है कि अब ये देखें कि भाई ईरान ने क्या किया, ईरान के जो सारे टॉप लीडरशिप है वो डे वन खत्म हो गए, लेकिन उसके बावजूद ईरान अपने को सर्वाइव कर पाए मिलिटरली एज वेल एज पॉलिटिकली। सिमिलरली ताइवान की तरफ से भी कहें कि डिसेंट्रलाइज्ड पावर सिस्टम उसको एडप्ट किया जा रहा है, ये भी समझ रहा है कि भाई ये जो मैंने वी शुड हैव डिस्ट्रीब्यूटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, ताकि, और जिसको ये लोग कहते भी है कि हेडलेस बट स्टिल फाइटिंग फोर्स, ऐसा होना चाहिए। यानी कि यदि अगर टॉप लीडरशिप मिलिट्री लीडरशिप है वो खत्म भी हो जाता है तो नीचे के जो यूनिट्स हैं दे शुड कंटिन्यू फाइटिंग, और उसके लिए ये जो ओवर द ईयर्स ऑलरेडी ताइवान इस पर फोकस कर ही रहा था कि भाई डिसेंट्रलाइज्ड जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम हो इस पर फोकस कर रहा था कि भाई उनको भी एहसास है कि भाई जब भी चाइना अगर अटैक करता है ताइवान पर तो पहला टारगेट वही हुआ कि इसका जो कमांड कंट्रोल सिस्टम है या कम्युनिकेशन नेटवर्क है उस सबको डैमेज करें, ताकि ये आपस में इसका जो कोऑर्डिनेशन वो डीएस्टेबलाइज हो जाए। और इसी के कारण अगर आप देखें कि ओवर द ईयर्स ताइवान जो अपने वार गेम्स एनुअल वार गेम्स करते हैं उसमें ये होता है कि वेरियस पॉसिबिलिटीज़ और वेरियस सिनारियोज दैट पीएलए कैन क्रिएट उसको ही एक्सरसाइज किया जाता है, ताकि कि भाई अगर अटैक होता है तो उसमें हम अपने को सर्वाइव कैसे करें, हाउ, इसलिए कि पहले तो सर्वाइवल उसके बाद आप डिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह की स्ट्रेटजी पर ही ताइवान काम कर रहे हैं, लेकिन ताइवान के साथ एक डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि अगर आप देखें कि ईरानियन जो लीडरशिप है मिलिट्री दे कंटिन्यू टू डिफाई यूएस फोर्स, और इवन दे कंटिन्यू टू इन्फ्लिक्ट हैवी डैमेज ऑन यूएस बेसिस एंड अदर गल्फ कंट्रीज जो उनके एलाइज हैं। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि भाई ईरान की जो फोर्स है वो एक बैटल हार्डेंड है, क्योंकि इराक के साथ ही उसका युद्ध हुआ था भाई, दैट कंटिन्यू ऑलमोस्ट ए डिकेड।
और उसके बाद भी इसे तो हमेशा फेस करना पड़ा है। तो उस तरह का जो बैटल एक्सपीरियंस है वो ताइवान के पास नहीं है। और दूसरी बात कि ताइवान की जो अपनी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स नहीं है, दे इम्पोर्ट और दे परचेज इट फ्रॉम आउटसाइड। अभी अगर देखें कि इस अटैक में चूंकि चाइना उसके पास तो अपना इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स था, माने ये जो ड्रोन और मिसाइल प्रोडक्शन फैक्ट्रीज, दे हैड देयर ओन, और इसीलिए दे कंटिन्यूड द वॉर फॉर लॉन्ग टाइम, और इवन स्टिल दे आर रेडी टू फाइट इट आउट। लेकिन ताइवान तो ये कर नहीं सकता। जब भी जैसे ही अगर नेवल ब्लॉकेड हो गया ताइवान का चाइना के थ्रू, तो इट कैन नॉट गेट एनी असिस्टेंस फ्रॉम आउटसाइड, दैट विल बी द मेजर ट्रेजेडी। ये अलग बात है कि भाई यूएस ने भी एक सिक्योरिटी गारंटी दी हुई, एक्सटेंड की हुई है, या जापान भी अपने वो कर रहा है कि भाई वी कैन ऑल्सो इंटरवेन इन द कन्फ्लिक्ट, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि भाई चाइना अगर ताइवान पर अटैक करता है तो देन नेक्स्ट वी विल बी द टारगेट, और वी विल बी, इवन इफ जापान इज नॉट अटैक, सर्टेनली इट विल बी अंडर प्रेशर। कभी भी चीन इसके ऊपर माने प्रेशर बिल्डअप करने में इजीली, क्योंकि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम, तो इसलिए अब जो ये ताइवान को है कि भाई ये इसको तो ओवरकम कर, एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ भी नहीं, माने इसका जो हाइट, माने इट डजेंट हैव एनी हाइडिंग प्लेस, क्योंकि एक छोटी सी कंट्री है जो इसका अगर आप एयर डिफेंस सिस्टम देखें या अदर थिंग्स, इट कैन बी ओवरवेल्म्ड बाय चाइनीज मिसाइल्स आर्सेनल्स एनी टाइम, तो दैट विल बी ए मेजर प्रॉब्लम। तो इसीलिए माने ताइवान को एक अलग, माने बहुत सारे जो काउंटर मेजर्स उनको फिर से रिविजिट करना पड़ेगा, ताकि ऐसा ना हो कि भाई आप सस्टेन ही नहीं कर पाए, डिस्पाइट हैविंग ऑल द मिलिट्री कैपेबिलिटीज यू कैन नॉट माने पुट अप स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस अगेंस्ट चाइना। तो इसीलिए बहुत सारे जो टेक्निकल है, जैसे आपको लेजर वीपन्स होने चाहिए, और इवन ये जो माइक्रोवेव जामिंग की बात है, माने जो सिग्नल जामिंग, वो आप वो सारी फैसिलिटीज़ पर, तो इसलिए अब ताइवान को है कि बहुत टेक्निकली अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, और इस ताकि ये जो प्रेजेंट सिनेरियो, जो वॉरफेयर सिनेरियो डेवलप हो रहा है, उसमें हम अपने आप को कैसे, वो नहीं वो पुराना जो टाइम था जिस समय मिलिट्री प्लेटफॉर्म, आर्टिलरी और उस सब की ज़रूरत पड़ती थी, या मिलिट्री पर्सनल की, भैया अभी तक तो देखिए ना कि मोर देन 1 मंथ ईरान की फाइटिंग हुई, लेकिन कभी भी मिलिट्री पर्सनल की एंट्री हुई नहीं। अभी एयर बम्बार्डिंग ही चलता रहा इतने दिन तक, और मिसाइल अटैक्स, मिसाइल ड्रोन, ये सारे फायर होते रहे। तो ये बदलती हुई जो बैटल सिनारियो है, उसमें ताइवान को अपनी न्यू स्ट्रेटजी प्रिपेयर करना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि इसको अपने ये जो यूएस और जापान, मान दो तो इमीडिएट थे, क्योंकि जापान को भी लग रहा है कि भाई हमारे लिए सर्वाइवल थ्रेटनिंग हो जाएगा, तो जापान और चीन यूएस के साथ अपने रिलेशन को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, ताकि ये तो मिलिट्री कैपेबिलिटीज आप डेवलप करें, लेकिन उसके साथ साथ केवल मिलिट्री कैपेबिलिटी के आधार पर आप अपने को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। और ख़ास करके जब अब यूएन अगर इसी वार्ड में देखें तो यूएन इज़ ऑलमोस्ट इनइफेक्टिव, it is just issuing a statements to stop the war, or even issuing a statement in favor of international laws, but US और इजराइल they do not care। अगर आप यूक्रेन वार में भी देखें तो वार चल रहा है, लेकिन यूएन का तो कोई रोल ही नहीं है, तो सेम स्थिति यहाँ भी डेवलप हो सकती है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि भाई ये अपने जो रिलेशनशिप हैं उसको स्ट्रेंथन करें, नॉट ओनली विद दीज कंट्रीज बट अदर लाइक माइंडेड कंट्रीज ऑल्सो, स्पेशली दोज which are not comfortable with China, या दो जैसे कि वियतनाम है या फिलीपींस है, एंड दोज who also feel threatened। तो यहाँ भी ताइवान को अपना काम करना पड़ेगा, और इसीलिए यूएस चाइना तो अपना ऑलरेडी
रिविजिट कर ही रहा है कि भाई ऑफेंसिव जो स्ट्रेटजी अभी तक थी उसको हम छोड़ें और फिर से एक बार रीयूनिफिकेशन की बात, जो पीसफुल रीयूनिफिकेशन है उस पर फोकस करें। तो एट द सेम टाइम अभी जो ताइवान की जो गवर्नमेंट है उसे भी अपनी स्ट्रेटजी को रिविजिट कर और फिर से स्ट्रेंथन करें, उसकी जरूरत है। धन्यवाद।